हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल को हम लास्ट टाइम डिस्कस बेटा कर चुके थे, जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर पढ़े थे, स्मूथ मसल के कैरेक्टर पढ़े थे और कार्डियक मसल के भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। यहाँ पे हम जो है ना डिटेल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटल मसल जो है ना इसकी एनाटॉमी को। आपको पता है स्केलेटल मसल जो है ये हड्डी के ऊपर होती है। ये आपकी हड्डी एक बोन है, इसके ऊपर है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को इस वजह से कहा जाता है स्केलेटल मसल क्योंकि ये हमारे ढांचे के ऊपर होती है, स्केलेटल सिस्टम के ऊपर होती है और ये मसल हमारी खास है और हमारी बॉडी में जो है ये मसल हमारे अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाती है। आपकी ये जो स्केलेटल मसल्स है ना ये अटैच होती है बोन के साथ एक फाइब्रस टिश्यू के जरिए, एक धागे के जरिए, जिसको हम कहते हैं टेंडन। ये आपको एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लू कलर का हिस्सा, इसको हम कहते हैं टेंडन, जिसके जरिए आपकी मसल अटैच होती है बोन के साथ। तो ये बात याद रखें, आपकी मसल बोन के साथ अटैच होती है ना, ये होती है टेंडन के थ्रू। अब मसल्स की हम बात करें तो मसल एक बॉडी का आपका आर्गन है। ये आपकी बॉडी में ये पूरा का पूरा मसल है जिसको हम कहते हैं आर्गन। मसल जो है ना इसके अंदर हम चलें तो आपको इसके अंदर लेयर्स दिखाई देंगी। पहले पहले मसल के ऊपर ये चमड़ी होती है। आप जैसे ये चमड़ी उतारोगे ना तो इसके ऊपर एक रबड़ नुमा आपको एक लेयर नजर आएगी जो कि आपके मसल के बिल्कुल ऊपर होती है। इस लेयर को हम कहते हैं ओवरऑल एपीमाइसियम। एपीमाइसियम आपकी पूरी मसल्स के यूपर आउटर कवरिंग ये लेयर है, इसके अंदर होती है मसल। फिर मसल्स के अंदर हम चलें तो मसल बनी हुई है बंडल्स की, छोटे छोटे से यूं कहेंगे ग्रुप्स की। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम कहते हैं फेसिकल या मसल बंडल कहते हैं। ये आपने खाए भी होंगे, जब आपने बोटी खाई होगी ना, गोश्त, हड्डी के ऊपर जो गोश्त होता है आपने खाया होगा जिंदगी में कभी ना कभी। अभी तो खैर महंगा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गोश्त आपने खाया होगा ना, आपको महसूस हुआ होगा, आपको गोश्त में हल्के इसके धागे नजर आते होंगे। आपने जैसे बोटी यूं चबाई होगी तो धागे निकलते हैं, धागे, बोटी टूट जाती है छोटे छोटे धागों में, रेशों में। वो जो छोटे छोटे धागे और रेशे होते हैं ये मसल बंडल होते हैं एक्चुअली, जिनको हम फेसिकल भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में। मसल बंडल या फेसिकल, इसके बाहर ये लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं पेरीमाइसियम। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, पेरीमाइसियम, ठीक है ना। ये मसल बंडल की बाहर वाली लेयर होती है। तो आपकी मसल बनी हुई है मसल बंडल की। मसल बंडल की आउटर लेयर का नाम है पेरीमाइसियम। मसल बंडल जो है ना ये बेसिकली बना हुआ है मसल सेलों का या मसल फाइबर का, मसल सेल या मसल फाइबर का। अब एक मसल बंडल को यहाँ पे हम जूम करते हैं, ये बहुत सारे मसल्स बंडल है, इसको हम यहाँ पे जूम करते हैं, ये एक मसल बंडल है। मसल बंडल की आउटर लेयर का नाम है पेरीमाइसियम। मसल बंडल बना हुआ है सेल का, इस सेलों को हम कहते हैं आपके मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सेल जो है ना सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं। अब एक मसल सेल को यहाँ पे हम जूम करते हैं। आपका जो मसल का जो सेल है ना इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेसियम, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इस एंडोमेसियम कवरिंग के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आपकी मसल सेल की आउटर सेल मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, रिजिडिटी देती है। ये भी आपके फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। बाकी ये जो लेयर्स हैं एंडोमेसियम है या पेरीमेसियम है, ये सारी कोलाजन प्रोटीन की बनी हुई है। अब इस सेल में ब्रेन के अंदर हम चलें तो ये मसल का पूरा सेल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप होता है, रॉड शेप होता है। इस मसल सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म मसल सेल का, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। अब इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, पानी होता है भरा हुआ, सारा का सारा फ्लूइड होता है, ऑर्गेनेल होते हैं सारे के सारे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपका जो पेरोक्सोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सारे आर्गन, राइबोसोम, ये सारे आर्गन यहीं पे पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके अलावा हम देखें तो यहाँ पे खास जो चीज होती है वो होती है यहाँ पे इनमें धागे होते हैं। इन मसल सेल के अंदर ये धागे होते हैं, आपको लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं ये धागे, इन धागों को हम कहते हैं मियोफाइब्रिल्स। ये मियोफाइबर होते हैं और ये मियोफाइबर जो है ना इसके ऊपर और धागे होते हैं। अब ये देखें, ये एक मियोफाइबर है, इसके ऊपर ये धागे, इन धागों को हम कहते हैं थिन और थिक फिलामेंट। ये मियोफाइबर के ऊपर होते हैं थिन और थिक फिलामेंट, और इन थिन और थिक फिलामेंट को मिला के हम कहते हैं सार्कोमर।
जो कि बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है आपके स्केलेटल मसल का। अब यहाँ पे आप देखें ये मियोफाइब्रिल, इसके ऊपर ये रही जेड लाइन, ये सेपरेटिंग लाइन है। इस जेड लाइन के अंदर ये थिन फिलामेंट है और बीच में होते हैं थिक फिलामेंट। अब ये थिन और थिक फिलामेंट दोनों को मिला के हम कहते हैं सार्कोमर। ये आपका मसल का खास एक चीज है, खास स्ट्रक्चर होती है। इसी की वजह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे जूम करके। अब यहाँ पे आपके जो मसल सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे लफ्जों में। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मॉडिफाई होता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। इसका काम है कैल्शियम को रिलीज करना। जब नर्व पल्स यहाँ पे आएगा तब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम ही रिलीज करेगा, और ये कैल्शियम जाके एक्ट करेगा यहाँ पे थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के ऊपर, फिर ये थिक को थिन को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, क्रॉस ब्रिजेस बना देगा। इसके नतीजे यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी छोड़ेगा। एटीपी की वजह से हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी मिलेगी, इसके नतीजे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये था आपका ओवरऑल मसल का सेल। मसल के सेल के अंदर धागे जिनको हम कहते हैं सार्कोमर, जो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं अपनी स्टार्टिंग में। अब कि ये पूरी मसल थी, अब फिर से हम थोड़ा रिपीट करते हैं। मसल आपकी बोन के ऊपर होती है, मसल अटैच होती है टेंडन के थ्रू। ये मसल पूरा एक आर्गन है, इसकी आउटर लेयर का नाम है एपिमाइसियम। फिर मसल सेल के अंदर मसल बंडल्स होते हैं या मसल के ग्रुप होते हैं, या इनको हम फेसिकल भी कहते हैं। इसकी आउटर कवरिंग का नाम है पेरीमाइसियम। मसल बंडल को हम जूम करके देखें तो मसल बंडल फर्दर बना हुआ है मसल सेलों का। मसल सेलों के बाहर लेयर होती है, इसका नाम है एंडोमेशियम, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, आयंस को एक्सचेंज कराती है सोडियम वगैरह को नर्व इम्पल्स के टाइम। और इसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। एंड देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म। एंड देन इसके अंदर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि इसको पावर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। अब इस पूरी रीजन को हम यहाँ पे जूम करते हैं। ये आपका एक मसल सेल जो है ना, उसमें मियोफाइबर है। मियोफाइबर जो है ना, इसके ऊपर होती है जेड लाइन। अब ये रही जेड लाइन, ये रही दूसरी जेड लाइन, यानी कि सेपरेटिंग लाइन दो सार्कोमर के बीच में। ऐसी ये जेड लाइन्स बहुत सारी होती हैं। सार्कोमर भी आपके एक मियोफाइबर पे बहुत सारे होते हैं। अब ये एक जेड लाइन है, इस चीज को हम कहते हैं जेड लाइन या यूस्टियन लाइन या सेपरेटिंग लाइन। ये रही दूसरी एक जेड लाइन या यूस्टियन लाइन। यूस्टियन एक साइंटिस्ट था जिसकी वजह से इस लाइन को नाम दिया गया, उसने इसके ऊपर स्टडी की थी। अब ये दो जो सेपरेटिंग लाइन है जेड लाइन, ये डार्क लाइन होती हैं। इसके साथ अटैच होते हैं थिन फिलामेंट, प्रोटीन के पतले से धागे। और ये थिन फिलामेंट जो है ना आपके, ये बने हुए हैं फर्दर तीन तरह के प्रोटीन के। एक आपका एक्टिन प्रोटीन, फिर आता है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब आप इन थिन फिलामेंट को जब देखेंगे ना जूम करके, तो थिन जो फिलामेंट है वो ऐसे होते हैं बेसिकली। ये थिन फिलामेंट एक को हम यहाँ पे जूम करते हैं। थिन फिलामेंट होता है ना बेटा, इसके अंदर दो धागे होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, ये रहे दो धागे एक्टिन प्रोटीन के। फिर इसके ऊपर दो धागे होते हैं यूं रैप हुए, ये दो धागे होते हैं एक और प्रोटीन के जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। थिन फिलामेंट जो आपके होते हैं इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि ये खास एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये जो धागे हैं ये तीन तरह के प्रोटीन्स के बने हुए हैं। एक आपका प्रोटीन है, इसका नाम है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के दो धागे होते हैं। जैसे देखें धागों को हम यहाँ पे हम जूम किया है, ये आपको ग्रीन कलर के धागे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट यहाँ पे जूम करके पढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर दो धागे और एक प्रोटीन के होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो दो धागे एक और प्रोटीन के होते हैं, इस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन के भी कितने धागे? दो। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। ट्रोपोनिन प्रोटीन के तीन फर्दर कंपोनेंट है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, सी आई टी। ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच होता है और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर अटैच होता है। आपको ऐसे याद करना है कि एक्टिन जो प्रोटीन है, ये देखें ये एक एक्टिन के दो धागे, एक धागा ये दो धागे एक्टिन के हैं। इन एक्टिन जो प्रोटीन इसमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं, छोटे से हुक होते हैं। इन बाइंडिंग साइट्स जो है ना, इनके ऊपर अटैच होते हैं ऐसे ट्रोपोमायोसिन धागे, जो कि इनकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं।
इन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रोटीन होता है अटैच जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन, जो कि ट्रोपोनिन CIT। ठीक, ये है आपके थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट की साइज होती है, वो होती है आपकी ओवरऑल 7 से 8 नैनोमीटर, ये इसकी साइज होती है पूरे के पूरे थिन फिलामेंट की। ये रहा एक थिन फिलामेंट, ये दूसरा थिन फिलामेंट, ये तीसरा, ये चौथा। 4 आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर्स होती हैं थिन फिलामेंट की। इन 4 थिन फिलामेंट के बीच में होता है थिक फिलामेंट। ये मोटा सा धागा दिखाई दे रहा है। ये जो थिक फिलामेंट है ना, ये साइज में बड़ा होता है, डबल होता है थिन फिलामेंट से। इसकी साइज होती है 16 नैनोमीटर। और आपका थिक फिलामेंट बना हुआ है खास प्रोटीन का। इस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन प्रोटीन का एक धागा होता है। तभी इस थिक फिलामेंट को दूसरे नाम से हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट को दूसरे लफ्जों में कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। अब ये मायोसिन फिलामेंट, ये मोटे से धागे होते हैं। मायोसिन जो है ना, ये फर्दर बना हुआ है 2 फर्दर छोटे से धागों का। अब इनके जो धागे हैं ना, इनके आखिर में यूं हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्वेलिंग पार्ट होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम हेड कहते हैं। अब ये मायोसिन जो धागा है इसको हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। ये मायोसिन धागा जो बना हुआ है 2 धागों का, 2 धागे जुड़ के बनाते हैं मायोसिन धागे को। मायोसिन धागा जो है ना, इसके ऊपर हेड होते हैं, ये टोटल 2 होते हैं, और इसके बीच में क्रॉस आर्म होती है, फिर नेक होती है। ये धागे आखिर में ऐसे होती हैं हुक की तरह, जो हमारा जो हम काटते हैं ना घास वगैरह, जो हमारा डात्रा जिसको डाटा कहते हैं, हुक, उसकी तरह होता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा भाई, अब ये जो दोनों धागे ये फंक्शन यूनिट है, क्योंकि यही 2 धागे अटैच होंगे। अब ये अटैच कैसे होंगे? बहुत ईजी। पहले पहले क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो देगा नर इम्पल्स, मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन को। फिर ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लाएगा आपके मसल सेल के अंदर। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन आएगा इस जगह पे जहाँ पे आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। यहाँ पे आएगा आपका, ये देखें, ये आया आपका मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन का एक्सोन आया है यहाँ पे। एक्सोन जो है ना, मोटर न्यूरॉन की जो पूंछ होती है, ट्रेल, ये मैसेज आती है। फिर यहाँ से एक्सोन से एक केमिकल रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये मैसेज या नर्व पल्स जो है ना, इसको आगे ट्रांसफर करेगा आपके मसल सेल को। फिर ये नर्व पल्स आएगी अंदर। इसके नर्व पल्स के नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कह रहे हैं, ये स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर ये रिलीज करेगा कैल्शियम आयंस को। ये कैल्शियम आयन आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम यहाँ से रिलीज होगा इसके चैनल से, और इसके चैनल को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक चैनल होता है, सुराख होता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का या सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का। इसी सुराख के थ्रू आपके इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा। ये कैल्शियम रिलीज हुआ है। अब ये कैल्शियम आके अटैच होगा यहाँ पे थिन फिलामेंट के ऊपर, याद रखें। ये यहाँ पे हम यहाँ पे इस चीज को जूम कर रहे हैं। ये आया आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। यहाँ से कैल्शियम रिलीज हुआ, ये सोराक है, इसका नाम है टी ट्यूब्यूल। नर्व पल्स यहाँ से आई, नर्व पल्स के नतीजे में ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या रिलीज किया, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम जो है ना, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी आपके इस सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर। कैल्शियम आके अटैच होगा ट्रोपोनिन के ऊपर, ट्रोपोनिन सी के ऊपर। ये जो ऊपर जो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है जिसको ट्रोपोनिन सी कहते हैं, यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होगा। कैल्शियम जैसे ही बाइंड हुआ तो ट्रोपोनिन सी एक्टिव हो जाएगा। फिर ट्रोपोनिन सी जो है ना, ये एक्टिव करेगा ट्रोपोनिन आई को। ट्रोपोनिन आई फिर क्या करेगा, ये ट्रोपोमायोसिन जो धागा है ना, जो ब्लॉक करके बैठा है एक्टिन धागे को, इसको हटा देगा। बात आई समझ में? ट्रोपोनिन आई जो है ना, ये अब ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा एक्टिन प्रोटीन से। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ये ट्रोपोनिन आई जो है, ये एक्टिन धागे के ऊपर यूं रैप नहीं था, रैप प्रोटीन के धागे, ये रैप किया हुआ प्रोटीन का जो धागा है ट्रोपोमायोसिन, इसको ये हटा देगा ट्रोपोनिन आई। अब ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, इसके नतीजे में ये एक्टिन के जो धागे हैं, ये एक्टिन प्रोटीन जो है ये एक्सपोज हो जाएगा, ये अब नजर आ जाएगा।
और एक्टिन प्रोटीन जो है इसके अंदर छोटे छोटे खांचे होते हैं जिसको हम बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। अब इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल होता है आपके सेल में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो यहाँ पे रिलीज करता है एटीपी या एनर्जी का मॉलिक्यूल। एटीपी जो है ना यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा और एटीपी जाके अटैच होगा यहाँ पे आपके मायोसिन धागे के ऊपर। इसके नतीजे में क्या होगा, ये मायोसिन धागा जो है उसमें एनर्जी आते ही ये एक्टिव हो जाएगा मायोसिन फिलामेंट आपका। इसका जो हेड होता है, हेड फिर ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा। अब मायोसिन जो धागा है इसके हेड ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये आपका जो मायोसिन का जो हेड है धागा ये अटैच हो जाएगा आपके एक्टिन धागे के साथ। ऐसे यहाँ पे भी कैल्शियम आएगा, इस जगह पे भी कैल्शियम आएगा, यहाँ पे भी कैल्शियम आएगा। ये कैल्शियम सेम ही तरीके से जैसे यहाँ पे प्रोसेस हुआ सेम ही तरीके से यहाँ पे भी ट्रोपोमाइसिन धागे होंगे उनको हटा देगा, एक्टिन धागे एक्सपोज हो जाएंगे, यहाँ पे भी एक्टिन धागे एक्सपोज हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिन धागे एक्सपोज हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे जो हेड है वो अटैच हो जाएंगे एक्टिन फिलामेंट के साथ। जैसे ही अटैच हुए तो इस चीज को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। आपके मायोसिन जो धागे हैं इसके हेड अटैच हो गए एक्टिन धागों के साथ, तो थिन और थिक फिलामेंट यूं अटैच हो गए हैं। ये अटैच हुए हैं तीन फैक्टर्स की वजह से। पहला फैक्टर था नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स की वजह से कैल्शियम और एटीपी रिलीज हुआ है। कैल्शियम ने थिन फिलामेंट जो है ना उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया है ट्रोपोनिन प्रोटीन की मदद से। एटीपी ने थिक फिलामेंट को एक्टिव कर दिया। एटीपी याद रखें अटैच होता है थिक फिलामेंट के ऊपर, मायोसिन के ऊपर। इस कैल्शियम और एटीपी वजह से थिन और थिक आपस में अटैच हो गए। अब इसके ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज बन गई है। दो जो किनारे थे उसके बीच में ये ब्रिज बन गई। ये ब्रिज और कुछ नहीं है, कनेक्शंस बन गए हैं थिन और थिक फिलामेंट के बीच में, मायोसिन एक्टिन प्रोटीन के बीच में। अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये आपके थिन और थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये थिन और थिक फिलामेंट अब ये ओवरलैप होना यूं शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में आपके अंदर होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखें ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है धागे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक्चुअल में थिन और थिक फिलामेंट है, इसमें से थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट अपने तक खींचेगा, जिसके नतीजे धागे यूं कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये धागे पूरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसको सार्कोमर कहते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को, तो आपका पूरा का पूरा मियोफाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मियोफाइबर सामने इस पूरे मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर मसल सेल जब सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके नतीजे में पूरा आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा टेंडन को। फिर टेंडन जो है उसके ऊपर खिंचा हुआ होगा टेंडन, और आगे वाली जो बोन है उसको पुल करेगा। इसके नतीजे में आपके जॉइंट में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बेंडिंग कहेंगे। समझ आ रही बात? तो आप देखें ये मसल जो है आपके जो जॉइंट्स हैं आपकी बोन्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, ये इन धागों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ये धागे जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी ये चीज होती है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सार्कोमर। और सार्कोमर को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सार्कोमर बना हुआ है जेड लाइन का, ये सेपरेटिंग लाइन है। जो ये लाइन यहाँ पे हम जूम करके देख रहे हैं ये सेपरेट लाइन है, ये डार्क लाइन है, यूशियन लाइन भी इसको कहते हैं। अब ये जेड लाइन जो है ना इसके अंदर हम चलें तो इसके अंदर क्या थे, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट का ये जो हिस्सा है ना, ये पोर्शन, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना सा पार्ट, यहां पे आप देखें यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट ही दिखाई दे रहे हैं, पतले से धागे। इस हिस्से को हम कहते हैं आई बैंड, यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड या लाइट बैंड भी इसको कहते हैं। आई बैंड जो है ना इसको हम कहते हैं दूसरे नाम से लाइट बैंड। और ये जो बैंड होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से धागे होते हैं, ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट होते हैं। इस जगह पे थिन फिलामेंट है। आपके एक सार्कोमर में दो आई बैंड होते हैं या लाइट बैंड होते हैं। फिर हम चलें, अब ये जो हिस्सा है अगला यहां से लेकर ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड या ए बैंड लिखा पड़ा है, ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ये जो बैंड होता है ये डार्क बैंड होता है, इसको हम कहते हैं डार्क। ये वो जगह है जहां पे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों अटैच होते हैं, तो इस हिस्से को हम कहते हैं ए बैंड। यहां पे इस जगह पे देखें थिन और थिक आपस में अटैच हुए हैं, तो इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं ए बैंड। फिर ए बैंड के बाद
ये जो हिस्सा है ना पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा सेंट्रल जो पार्ट होता है सार्कोमर का, इसको हम कहते हैं ओवरऑल आपका एच जोन कहते हैं, एच जोन, या इसको हम कहते हैं एच बैंड, एच जोन। एच बैंड जो है ना ये दूसरे नाम से कहलाता है हेलेली बैंड या हैंसन बैंड। ये जो एच बैंड होता है ना आपका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मौजूद होते हैं थिक फिलामेंट, ये सारे के सारे थिक फिलामेंट है। और इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे, इस सेंटर को हम कहते हैं एम लाइन या मिडिल लाइन या आपकी मायोसिन लाइन भी इसको कहते हैं। ये आपके सार्कोमर का सेंटर होता है। एम लाइन का काम होता है इन दो मायोसिन धागों को आपस में कनेक्ट करना या जोड़ के रखना, ये काम होता है आपकी एम लाइन या मिडिल लाइन का। अब एच बैंड जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं। यहाँ पे देखें ये जो साइन ये पूरा थिक फिलामेंट है। अब मैं फिर से इसको यूं रिपीट कर रहा हूं, देखें बेटा ये जेड लाइन है, ठीक, ये जो पॉइंट है ना ये इस जगह पे आपके ये थिन फिलामेंट है, थिक, ये थिक है, ये थिन है। ये सा आपको नजर है इतना सा, ये सा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, पतले से धागे, इसको हम कहते हैं आई बैंड, ये आई बैंड है। फिर ये जो हिस्सा है जहां पे थिक और थिन आपस में कनेक्ट होंगे, ये जो पॉइंट है जहां पे आपको दोनों धागे दिखाई दे रहे हैं, इस जगह को हम कहते हैं ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। फिर ये सेंटर वाला जो हिस्सा ये पूरा का पूरा जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट ही नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एच जोन या एच बैंड। फिर इसका जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं एम लाइन या आपकी मिड लाइन या मायोसिन लाइन, ठीक है। तो ये थे आपके ओवरऑल बैंड्स वगैरह जो हम स्टडी कर चुके हैं। ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सार्कोमर। सार्कोमर को सेपरेट करने वाली लाइन होती है जेड लाइन। इस जेड लाइन के उस तरफ थिन फिलामेंट होते हैं, अगेन ऐसे ऐसे यहाँ पे एक और जेड लाइन होती है यहाँ पे भी, और ऐसे और थिन फिलामेंट होते हैं, बीच में होकर थिक फिलामेंट एक और सार्कोमर मौजूद होता है। सार्कोमर ही है आपका मसल का बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। मियोफाइब्रल आपको पता है ये मसल्स के क्या होते हैं, धागे होते हैं, ये छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं, और इन्हीं फाइबर्स के ऊपर क्या होते हैं आपके सार्कोमर होते हैं। अब आपका ये जो सार्कोलीमा ये क्या है आपकी, ये मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोप्लाज्म किसको कहते हैं, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को ही हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इम्प्लेंट, ये जो है जहां पे आपका ये जो मोटर न्यूरॉन आया था, इस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेन, जहाँ पे नर्व पल्स आई है आपके मसल सेल के अंदर, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। वो जगह जहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन्स आए उस जगह को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर आता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है आपके मसल सेल का, इसी को हम कहते हैं ट्रीट्यूब्यूल। ये आपका इन्वेजिनेशन होती है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के चैनल जो है उसकी ओपनिंग को ही हम कहते हैं ट्रीट्यूब्यूल या उसका चैनल जो है, या के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का चैनल होता है, सुराख जिसके जरिए क्या आया था, कैल्शियम आया था। ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हम मसल की स्टडी कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा अच्छी तरह से ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू आप लाजमी देखें क्योंकि इसमें खास चीज होती है, टू दी पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। ये आपकी मसल है पूरी, मसल अटैच है टेंडन के थ्रू आपकी हड्डी के साथ। मसल जो है पूरा का पूरा आर्गन है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है एपिमेजियम, और ये मसल जो है ये बनी हुई है मसल बंडल्स की, इसको हम फेसिकल भी कहते हैं दूसरे नाम से। मसल बंडल जो होते हैं इसकी लेयर का नाम है पेरीमेसियम। मसल बंडल जो होते हैं बेटा ये आपके सेलों के बने हुए, इन सेलों को हम कहते हैं मसल फाइबर या आपके मसल सेल। मसल सेल की आउटर लेयर होती है, इसका नाम है एंडोमेसियम। इसके अंदर एक और कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सार्कोलीमा। एंड देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म, इसका नाम है सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर रेटिकुलम है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। यहाँ पे मोटर इन प्लेट होती है, जहाँ पे ये आपका मोटर न्यूरॉन आता है जो कि मैसेज देगा, नर्व पल्स देगा। मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला यहाँ पे एक केमिकल छोड़ेगा, ये इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। ये वो केमिकल है जो आपकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का मैसेज देगा। जैसे ही नर्व पल्स यहाँ पे पहुंचेगा तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा। ये कैल्शियम आपका आ जाएगा मियोफाइब्रिल के ऊपर एक्ट करेगा। मियोफाइब्रिल में ये जेड लाइन्स होती हैं जिनको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं।
इन जेड लाइन के साथ थिन फिलामेंट होते हैं और दूसरे थिक फिलामेंट होते हैं। थिन फिलामेंट जो है आपके ये 16 जो है 7 से 8 नैनोमीटर साइज में होते हैं और ये बने हुए 3 प्रोटीन के। एक्टिन प्रोटीन ये 2 धागे होते हैं, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन के 2 धागे होते हैं, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर होते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन जो कि 3 तरह के होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। ये आपका पूरा पूरा थिन फिलामेंट है। और कैल्शियम जो बाइंड होता है ना ये ट्रोपोनिन सी के ऊपर होता है यहाँ पे, और ट्रोपोनिन सी फिर एक्टिव करेगा ट्रोपोनिन आई को, फिर ट्रोपोनिन आई जो है ये ट्रोपोमाइसिन को हटा देगा। ट्रोपोमाइसिन वो प्रोटीन है जो थिक और थिन फिलामेंट को अटैच होने से रोकता है, ये मसल को रिलैक्स करवाता है। जब ट्रोपोमाइसिन हट जाएगा ना तभी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तभी ये बाइंडिंग साइड एक्सपोज होंगी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। अब एटीपी यहाँ पे आएगा जो मायोसिन के ऊपर अटैच होगा, ये मायोसिन धागा है जिसको हमने यहाँ पे जूम किया है, इसके हेड के ऊपर एटीपी अटैच होगा, फिर एटीपी अपनी एनर्जी दे देगा, टूट जाएगा एटीपी में और फास्फेट में। फिर आपका जो हेड है ना मायोसिन फिलामेंट ये अटैच जाएंगे थिन फिलामेंट के साथ, फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो तब क्या होगा, मसल के सार्कोमर की लेंथ 35% तक डिक्रीज हो जाएगी, जिसके नतीजे हमारी मसल न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगी, हमारे ये जो डोले शोले भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये सार्कोमर होते हैं, ओवरऑल इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं सार्कोमर। और सार्कोमर की बैंड्स होते हैं, जैसे ये आई बैंड है जिसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, ये इस्तेमाल होता है बैंड। ये बैंड का जो नाम है ये लाइट की वजह से पड़े हैं, ये लाइट जो है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये लाइट जो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ये मोटे होते हैं थोड़े धागे। आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट होते हैं, और ये ए बैंड जो यहाँ पे थिक और थिन दोनों होते हैं, ये कनेक्शन बनाते हैं, क्रॉस ब्रिजेस को बनाते हैं। एम लाइन ये सेंट्रल पार्ट होता है सार्कोमर का। एच जोन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट हो, इस हिस्से को हम कहते हैं एच जोन। ये थी आपके ओवरऑल मसल की स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके लिए मैं एक और चीज लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो इस चीज को याद करने में, वो ऐसे देखें, आपको अगर लेक्चर समझ आ गया आप खुद मुझे बताते जाएंगे। पहले पहले आपकी बॉडी क्या है भाई साहब, मसल है। आपकी मसल देखें किसकी बनी हुई है, मसल बंडल की। मसल बंडल को दूसरे नाम से हम कहते हैं फेसिकल। आपका जो फेसिकल ये बना हुआ है मसल सेल का, जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। मसल सेल जो है ना ये बना हुआ है आपका मियो फाइबर का, मियो फाइबर का। मियो फाइबर्स जो होते हैं आपके, ये जो मियो फाइबर्स हैं ये बने हुए सार्कोमर के। सार्कोमर जो है आपका ये बना हुआ है थिन और थिक फिलामेंट का। सार्कोमर किसका बना हुआ है बेटा, थिक फिलामेंट का और थिन फिलामेंट का। आपका थिन फिलामेंट बना हुआ है 3 तरह के प्रोटीन्स का, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड देन तीसरा प्रोटीन इसका नाम है ट्रोपोनिन प्रोटीन। एक्टिन खास प्रोटीन जिसका मायोसिन अटैच होगा और उसको एक्सपोज करवाने वाला ट्रोपोनिन होता है, और ये ब्लॉक करने वाला इसको ट्रोपोमायोसिन होता है। जब नर्व पल्स हट जाएगा ना तो आपका कैल्शियम यहां से हट जाएगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम ये वापस चला जाएगा आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। कैल्शियम जैसे ही हट जाएगा ना तो आखिर में ये ट्रोपोनिन टी एक्टिव होगा, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी क्या करेगा, ये ट्रोपोमायोसिन को फिर से ला देगा ऊपर आपके एक्टिन प्रोटीन के ऊपर, जिसके नतीजे क्या होगा, जैसे ही ट्रोपोमायोसिन आएगा ना तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, रिलैक्स करा देगा मसल को, एक्टिन प्रोटीन को बांध देगा, इसको इनहिबिट कर देगा, एक्टिन प्रोटीन के एक्सपोजिंग जो साइट है उसको ये ब्लॉक कर देगा, जिसके नतीजे में आपका थिक फिलामेंट के धागे भी हट जाएंगे, एटीपी जो एनर्जी है मिलना भी स्टॉप हो जाएगी। जब मसल रिलैक्स होगी तब ये धागे भी हट जाएंगे, ये बबल्स जो हैं इसके जो हेड हैं ये अलग हो जाएंगे, जिसके नतीजे में आपका ये ट्रोपोनिन आई जो है ये ट्रोपोमायोसिन को ऊपर ला देगा और ये एक्टिन धागे ये ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसे आपकी मसल फिर से रिलैक्स हो जाएगी। समझ आई बात, ये था आपका मसल से उसकी स्ट्रक्चर और टॉपिक, जिसको मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल से सिंपल करके आपको समझाऊं। कोई क्वेश्चन सवाल कन्फ्यूजन जरूर पूछिएगा। और ये टॉपिक आपका दूसरा ये लेक्चर है, सेम ही आपका मसल की स्ट्रक्चर है ना, ये लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, वो आपकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, पुराना लेक्चर होगा मेरा 4-5 महीने पुराना, आप उसमें भी ये जाके देख लें, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने बुक्स को ही टच कर रहे हैं।
वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें को अच्छी तरह से और भी कवर किया है, ठीक है। ये एमटीकेट के हवाले से आपको इतनी चीज़ें पढ़नी, एक्स्ट्रा कुछ जाना नहीं है। अगर मिसाल ये लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ आया है तो वो लेक्चर भी लाजमी देखें, वो दूसरा वो भी सेम ही लेक्चर है, पर वहाँ पे थोड़ा स्टाइल अलग है, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको वहाँ से भी समझ आएगी। बहरहाल उम्मीद है आपको इसी में हर चीज़ समझ में आ जाएगी। विश यू गुड लक, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।